उसके बाद हम आगे देखते हैं डलहौजी के बारे में, ठीक है। तो डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि डलहौजी के थोड़ा सा यहाँ पे पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि डलहौजी जब भारत आया था तब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव था और भारत में बाजार का विस्तार एवं निवेश के लिए ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसी पृष्ठभूमि में डलहौजी ने जहाँ तक संभव था अधिकाधिक साम्राज्य के विस्तार एवं विलय की नीति पर बल दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं डलहौजी ने क्या क्या किया साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। युद्ध के द्वारा साम्राज्य का विलय किया, 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, 1850 में सिक्किम का विलय, 1852 में दक्षिण बर्मा पेगू का विलय, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट याद रखेगा, शांतिपूर्ण तरीके से साम्राज्य का विस्तार गोद निषेध यानी कि हड़प की नीति द्वारा, ठीक है, याद रखेगा। इसमें सतारा, झांसी, नागपुर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा जो नोट में लिखे थे गोद निषेध के बारे में थी कि जो राज्य अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे एवं अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों की अनुमति के बिना गोद लेकर के उसे किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे। यह नीति डलहौजी से पूर्व भी प्रचलित थी, लेकिन डलहौजी ने इसका सर्वाधिक प्रयोग किया था, ठीक है। गोद निषेध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार खूब किए थे ये बढ़ चढ़ के डलहौजी ने, ठीक है। गोद निषेध की नीति में क्या था कि अगर किसी का पुत्र नहीं है, ठीक है, तो वो किसी को गोद लेकर के वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाँचवा पॉइंट, 1853 में हैदराबाद के निज़ाम पर दबाव डालकर बरार का क्षेत्र हासिल किया, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, 1856 में कुशासन के नाम पर अवध का विलय किया। अवध के नवाब यहाँ पे थे बाजिद अली शाह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सातवां पॉइंट याद रखिएगा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र नाना साहेब को डलहौजी ने पेंशन देने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आठवां पॉइंट याद रखिएगा कि कर्नाटक एवं तंजौर के शासक की उपाधि छीन ली गई, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए उपनिवेशवाद, सीमावर्ती युद्ध एवं मराठा संदर्भ में, ठीक है। कुछ नोट में पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए उपनिवेशवाद, ठीक है। तो उपनिवेशवाद की परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं कि जब कोई देश या शक्तिशाली देश शोषण के उद्देश्य से दूसरे देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शासन करते हैं उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीमावर्ती युद्ध एवं भूभागीय विस्तार, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि 1814 से लेकर के 1816 के बीच नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें नेपाल पराजित हो गया था, उत्तराखंड अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 1826 बर्मा पराजित हो गया था, उत्तर पूर्वी भारत पर नियंत्रण छोड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, द्वितीय बर्मा युद्ध 1852, ठीक है। तो दक्षिण बर्मा यानी कि पेगू का भारत में विलय हो गया था, ठीक है, द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में। उसके बाद चौथा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें तृतीय बर्मा युद्ध 1885, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी इस समय और इसी समय संपूर्ण बर्मा का विलय हो गया था, ठीक है। तो संपूर्ण बर्मा का भारत में औपचारिक विलय, ओके। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक नोट में पॉइंट लिखे हैं वो देखिए। तो इसमें याद रखिएगा तृतीय मराठा युद्ध एवं पिंडारी का दमन, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि तृतीय मराठा युद्ध से पूर्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध व्यापक सैन्य अभियान किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे कि पिंडारी कौन थे, ठीक है। तो पिंडारी लुटेरे का एक दल था जो मराठों के साथ सैनिक अभियान में जाते थे, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब हम आगे देखते हैं डलहौजी की साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियाँ, ठीक है। ये डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर के 1856 तक, ठीक है। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा डलहौजी के सोच, ठीक है। तो डलहौजी का सोच था तीव्र विस्तारवादी, ठीक है, याद रखिएगा। उसने ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए साम दाम दंड भेद के माध्यम से अलग अलग रणनीति अपना करके साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष युद्ध द्वारा विलय। तो प्रत्यक्ष द्वारा विलय पंजाब को किया था 1849 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात विलय, ठीक है,
पंजाब का। उसके बाद लोअर बर्मा यानी कि पेगू का विलय 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कुशासन के आधार पर विलय, ठीक है। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो अवध है 1856 में नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप और ट्रम्प रिपोर्ट लगा करके अवध का विलय कर दिया गया, ठीक है, कर लिया गया। यही कारण था कि 1857 की क्रांति में अवध की जनता और सैनिकों ने सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं गोद निषेध की नीति, ठीक है, यानी कि हड़प की नीति, इसे हड़प की नीति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसके तहत यदि किसी भारतीय शासक का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो किसी को गोद लेकर अपने राज्य के उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसे गोद लेने के अधिकार नहीं होगा और उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि राज्यों के विलय का क्रम, ठीक है, कौन कौन से राज्य का विलय हुआ था गोद निषेध की नीति के अंतर्गत में, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा सतारा 1848 में, फिर उसके बाद जैतपुर बुंदेलखंड में, ठीक है, संभलपुर उड़ीसा में, उसके बाद बघाट पंजाब में, उसके बाद उदयपुर राजस्थान में, उसके बाद झांसी 1853 में, उसके बाद नागपुर 1854 में, ठीक है। तो ये गोद निषेध की नीति के अंतर्गत में इन सभी राज्यों का विलय किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश विस्तार डलहौजी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए हम रणनीतिक निष्कर्ष। डलहौजी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत में जहाँ भी अवसर मिले वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि पूरा क्षेत्र कंपनी के प्रत्यक्ष अधिकार में लाने के लिए उसने भारत के विभिन्न हिस्सों के राज्यों को एक एक करके हड़प लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं डलहौजी के आधुनिकीकरण, ठीक है। तो ये डलहौजी के आधुनिकीकरण थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि इन्होंने क्या क्या काम ऐसा किया, ठीक है, डलहौजी ने तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि डलहौजी ने कौन कौन से काम किया, ठीक है, आधुनिकीकरण। आगे देखिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा आधुनिक शिक्षा, ठीक है। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डलहौजी के काल में यानी कि इसी काल में वुड घोषणा पत्र आया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे वुड घोषणा पत्र डलहौजी के आधुनिकीकरण का कार्य था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिएगा रेलवे का विकास, ठीक है। तो 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच प्रारंभ की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट याद रखिएगा डाक व्यवस्था, ठीक है। डाक विभाग के सुधार के लिए पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था, ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट याद रखिएगा लोक निर्माण विभाग, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है, डलहौजी के ही काल में। उसके बाद पाँचवा पॉइंट याद रखिएगा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, ठीक है। तो कराची, बम्बई, कलकत्ता इत्यादि बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया और इन्होंने विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा डलहौजी का ये आधुनिकीकरण है। उसके बाद आगे देखिए ये हमारा नया लेसन है, ठीक है। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व नीतियाँ जिसमें से अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद कृषि का वाणिज्यकरण पढ़ेंगे, इसमें नकदी फसल, नील, कपास, चाय, अफीम पर बल देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकीकरण, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे पारंपरिक हस्तशिल्प और बुनकर उद्योग का पतन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेलवे का विकास, ठीक है, कच्चे माल की निकासी और ब्रिटिश निर्मित माल की बाजार तक पहुंच। उसके बाद हम पढ़ेंगे धन की निकासी के बारे में, ठीक है, कि भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर एक तरफा प्रवाह। फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और उसके 3 चरण, ठीक है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वाणिज्यिक पूंजीवादी, औद्योगिक पूंजीवादी, वित्तीय पूंजीवादी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए ये डलहौजी के बारे में था, यहाँ ये सब हम देख लिए। ये नीतियाँ हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लिए बहुत अच्छे से कि
याद रखिएगा कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, ठीक है। ये प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व नीतियाँ, कृषि की वाणिज्यकरण, भी औद्योगिकीकरण, रेलवे के विकास, धन की निकासी, अकाल और उसके बाद उपनिवेशवाद और उसके 3 चरण, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ तक जो टॉपिक था आज का समाप्त हो गया और कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ के बारे में। तो कल का टॉपिक हमारा ये रहा। अब तो कल हम पढ़ेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ के बारे में, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।